ज़्यादातर मैं हिंदी साहित्य ही पढ़ता हूँ, हिंदी साहित्य से जुड़े हुए किताबें। लेकिन जब कभी कोई इंग्लिश की किताब अच्छी लग जाती है या किसी व्यक्ति द्वारा सुझाई जाती है जो किताब अच्छी हो, तो उसे भी मैं पढ़ लेता हूँ इन दिनों, क्योंकि मुझे लगता है उसमें भी ज्ञान होता है, उसमें भी भाषा होती है और जानकारी उससे भी मिलती है। तो पिछले दिनों जो मैंने एक किताब पढ़ी वो इंग्लिश माध्यम की किताब है, तो उस किताब के ऊपर मैं थोड़ा बहुत जिक्र करना चाह रहा हूँ। यह किताब है रुद्रांशु मुखर्जी द्वारा लिखी हुई किताब है पैरेलल लाइफ। इस किताब में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दो बहुत बहुमूल्य राजनीतिक नेताओं के जीवनी के ऊपर एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। यह किताब अच्छी किताब है, बढ़िया किताब है। इसमें भाषा अच्छी है, जानकारी भी अच्छी मिल जाती है, और जिन्हें इतिहास में रुचि है, जिन्हें साहित्य में भी रुचि है और जो इंग्लिश की किताबों को पढ़ने की रुचि रखते हैं, वह यह किताब पढ़ सकते हैं और पढ़ के अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। इस किताब में यह व्याख्या की गई है कि भारतीय राजनीति के सबसे सर्वस्वीकार्य नेता गांधी जी थे, महात्मा गांधी थे। उन्हीं की अगुवाई में देश ने आज़ादी पाई। और लेकिन उनके बाद के अगर नेताओं में गिनती करें तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू द्वितीय पंक्ति के नेता माने जाएंगे। और इन दोनों नेताओं का भी महात्मा गांधी के जीवन में बड़ा योगदान रहा था। दोनों नेताओं का महात्मा गांधी से बड़ा ही भावनात्मक संबंध था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का आगमन हुआ भारतीय राजनीति में, तो करीब 2-4 वर्षों के अंतराल पे ही हुआ था। दोनों नेताओं के आगमन के बाद लगभग 10-15 सालों तक कांग्रेस में रहकर उन्होंने देश की सेवा की, और वह सेवा महात्मा गांधी के दिशा निर्देश में ही हुई थी। महात्मा गांधी आगे आगे आंदोलन करते थे, दिशा निर्देश देते थे, और ये दोनों नेता उनके मुख्य अनुयायी बनकर देश की सेवा में रत थे। लेकिन एक समय आने के बाद सुभाष चंद्र बोस को ऐसा लगने लगा कि चूंकि महात्मा गांधी की सोच सत्य और अहिंसा की थी, और उनकी देश को आज़ाद कराने की जो प्रक्रिया थी वो बहुत लंबी चल रही थी। उनकी अपनी सोच थी जिस पर एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है। तो उनकी सोच से सुभाष चंद्र बोस की सोच मैच नहीं खा रही थी, मेल नहीं खा रही थी। इनका मन था कि महात्मा गांधी को अपना रुख थोड़ा आक्रामक अख्तियार करना चाहिए, जिससे भारतीय लोगों को और भी ज़्यादा एकजुट किया जा सके और विद्रोहात्मक तेवर दिखाए जा सके, ताकि अंग्रेज़ों से भारत को जल्दी आज़ादी मिल सके। जबकि गांधी अपने ही विचार पर अडिग थे, सत्य अहिंसा और शांतिवादी रवैये से भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू चूंकि भावनात्मक व्यक्ति थे और गांधी के प्रति वे पिता तुल्य का व्यवहार रखते थे, यानी वो गांधी को अपने पिता जैसा मानते थे, तो उनके बताए रास्तों पर वे अक्षरशः पालन करते थे। तो एक समय ऐसा आने लगा कि जवाहरलाल नेहरू गांधी के बताए रास्तों पर तो अडिग रहे और उनकी देश में लोकप्रियता भी बहुत बढ़ने लगी। लेकिन जैसे जैसे सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उनका तेवर भी थोड़ा आक्रामक होता जा रहा था, और महात्मा गांधी के विचारों से उनकी सोच मेल नहीं खाती जा रही थी। तो एक समय ऐसा आया कि वे कांग्रेस से जब अपने शीर्ष पर थे, अपनी लोकप्रियता के शीर्ष पर थे, तो बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और वे एक अलग रास्ता चुनने लगे। उनका रास्ता था विद्रोह करके, आक्रामक तेवर करके, गर्म रास्ता अख्तियार करके देश को आज़ादी दिलाई जाए। इसके लिए वे उस समय के दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर से मुलाकात किए। उस समय वे जापान के बहुत बड़े तानाशाह तोजो से मुलाकात किए। इन सब के चलते या इसके पहले ही इनके आक्रामक तेवर के चलते ही ब्रिटिश सत्ता जो भारत में शासन कर रही थी, वह भी बोस के प्रति बहुत ही कड़ा रुख अख्तियार कर रही थी। उनको महीनों तक, सालों तक नज़र बंद करके रखे हुए थी। इसके बावजूद बोस का तेवर घटने का नाम नहीं ले रहा था। वे आगे फिर बढ़कर दुनिया के बड़े बड़े तानाशाहों से मुलाकात की उन्होंने, और एक
छोटी मोटी सेना का गठन किया। फिर बाद में इतिहास में इस बात का जिक्र मिलता है कि उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई भी लड़ी पूर्वोत्तर भारत में और काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उनका देहांत हो गया और एक बहुत बड़े नेता का असमय देहांत हो गया। फलतः उनकी जो सोच थी भारत को आक्रामक तेवर अख्तियार करके आज़ाद कराने की, वह सोच वहीं पे रुक गई और बाकी का महात्मा गांधी का जो रास्ता था उसको इतिहास ने आगे देखा। यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर बोस जिंदा होते तो भारत की आज़ादी का रास्ता कुछ और रहता और उसकी तरक्की का रास्ता कुछ और रहता। लेकिन समय के शिलालेख पर सुभाष चंद्र बोस के असमय निधन के चलते वह लेख नहीं लिखा जा सका। फलतः इतिहास का एक चैप्टर अधूरा रह गया। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू दोनों गांधी के अनुनय शिष्य रहे थे। फिर भी एक समय आने के बाद भारतीय राजनीति तथा कांग्रेस का उत्तराधिकार चुनने का समय आया तो गांधी ने नेहरू का साथ दिया, नेहरू को चुना, ना कि बोस का। उसके पीछे आखिर क्या कारण रहा था? तो उसके पीछे स्पष्टतः यह बात व्याख्या की गई है कि बोस का तेवर थोड़ा आक्रामक रहा था। वे आक्रामकता दिखाकर भारत को आज़ाद करना चाहते थे। रास्ता दोनों का, महात्मा गांधी का रास्ता और सुभाष चंद्र बोस का रास्ता लगभग एक था कि भारत को किसी तरह आज़ादी दिलानी है, लेकिन उस रास्ते में फ़र्क था। गांधी का रास्ता शांतिपूर्ण तरीके से था, बोस का रास्ता आक्रामक था। फलतः इस सोच के विरोध के चलते ही गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकार चुना। और एक समय ऐसा भी आया था कि गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों कांग्रेस के अध्यक्ष के लड़ाई में आमने सामने थे और बोस की लोकप्रियता इतनी थी कि गांधी द्वारा समर्थित प्रत्याशी को भी उन्होंने हरा दिया था। तब गांधी का यह स्टेटमेंट इतिहास में दर्ज है कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। इस बात को एक कोटेशन के रूप में लिया जाता है और बड़ी बड़ी परीक्षाओं में इस बात का एक्सप्लेन करने का एक प्रश्न पूछा जाता है। इस पुस्तक में इन दोनों इतिहास के बड़े बड़े नेताओं, इतिहास के दो रत्नों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया गया है। उनके व्यक्तित्व को समझने का एक प्रयास किया गया है। अगर इस पुस्तक को पढ़ी जाए तो हमें दोनों व्यक्तित्वों को समझने में बहुत आसानी होगी और यह भी समझने में आसानी होगी क्यों गांधी ने एक समय अपना उत्तराधिकार नेहरू को चुना, ना कि बोस को, क्योंकि उनकी एक अपनी आइडियोलॉजी थी और सुभाष की अपनी एक आइडियोलॉजी थी। सुभाष गांधी की आइडियोलॉजी को आंख मूंदकर नहीं मान सकते थे, जबकि नेहरू गांधी की आइडियोलॉजी को अक्षरशः मानते थे। तो इन दोनों पुण्यात्माओं का यह मूल्यांकन पढ़ के निश्चय ही हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, इतिहास की जानकारी में वृद्धि होती है। तो जो लोग इंग्लिश की किताबें पढ़ने में रुचि रखते हैं उनके लिए मैं यह किताब सजेस्ट करता हूँ। जय हिंद।